हो गया? अब वही मैं सोच रहा हूँ। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने शायद डेविड ईस्टन का सिस्टम्स थ्योरी डिस्कस कर लिया था, उसके आगे करना है अभी, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ ईस्टन की थ्योरीज तुम्हें पता हूँ, पता है कि नहीं? पढ़ के आए हो? चलो, उसी में हमें अब मॉडर्न अप्रोचेस में ही नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ना है, वो आती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। दो लोगों ने मिलकर दी थी, ये दी थी एक गैब्रियल आमंड ने और दूसरी पॉवेल ने। दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को तैयार किया है। देखो, हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी तुम कोई भी ऐसी थ्योरी पढ़ते हो, है ना, उसका नाम बहुत कुछ कह देता है। ठीक है, उसके नाम में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन छिपा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल भी है और साथ साथ फंक्शनल भी है। तो उसी अप्रोच को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव वही रहेंगे जो कि डेविड ईस्टन में जो कमियां थी ना उसके सिस्टम्स अप्रोच में, उन कमियों को दूर करने की ये मॉडल कोशिश करेगा। क्या कमी थी उसके मॉडल में? ब्लैक बॉक्स नेचर याद है तुम्हें पॉलिटिकल सिस्टम का? डेविड ईस्टन ने बोला कि इनपुट्स आप डालोगे पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम आपको आउटपुट्स देगा, उन्हीं आउटपुट्स के हिसाब से आपके इनपुट्स प्लेस होंगे, फिर वो इनपुट्स चेंज होते जाएंगे। लेकिन वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चल रहा था उसने नहीं बताया था, है ना? तो उस ब्लैक बॉक्स डिलेमा को ये जो ब्लैक बॉक्स का जो इशू है उसको ये सॉर्ट करने की कोशिश करता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। दूसरा, मार्क्सिस्ट लोगों को क्या दिक्कत थी डेविड ईस्टन से? डेविड ईस्टन से नहीं, मतलब सिस्टम्स अप्रोच से क्या दिक्कत थी कि वो स्टेटस को मेंटेन करता है, वो सिस्टम को चेंज करने की बात नहीं करता है ना? तो उस स्टेटस को, इस नेचर को भी रिकॉन्सेप्चुअलाइज करने पे कोशिश करते हैं आमंड और पावेल। ठीक है। तीसरा, जो अगेन हमने उस मॉडल को भी क्रिटिसाइज किया था, दैट दिस मॉडल इज आल्सो बायस्ड टुवर्ड्स द वेस्ट एंड इट्स आल्सो यूरोसेंट्रिक, इट्स स्टिल यूरोसेंट्रिक। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी कि हम यूरोप के और वेस्ट के बियॉन्ड जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो था यूरोसेंट्रिक और वेस्ट की तरफ बायस्ड। ये लाइट बंद कर दो सामने वाले। ठीक है। तो जैसे, अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा? मीनू और सोनम, तुम लोग टाइप करके बताओगे और तुम लोग ये बताओगे कि डेविड ईस्टन के लिए क्या क्या सोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस थे, किन चीजों से इन्फ्लुएंस हुआ था वो डेविड ईस्टन? तुमने किसी ने भी ये पीडीएफ नहीं पढ़ी कर जाए? सच्ची है? नहीं पढ़ी ना? बोलो। हेडविग वॉन बर्टालनफी, दिस नेम रिंग्स अ बेल। हु वाज हिम? ये बायोलॉजिस्ट था। तुम लोग पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा तुम्हारी सेहत के लिए। जनरल सिस्टम्स थ्योरी ली थी इसने लिडविग वॉन बर्टालनफी की, और सिस्टम्स अप्रोच जो सोशल साइंसेज में पहली बार डेवलप किया था वो पार्सन्स ने किया था, टालकट पार्सन्स ने। उसका ये सोशल सिस्टम का मॉडल है। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था तुम्हें, मैंने बोला था कि जब हम ये सारा कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद में करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है। ठीक है। तो याद रखा करो सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस, ऐसी चीजें तो एटलीस्ट याद रखा करो। यहाँ पे क्या है सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस? किसका मॉडल है? आमंड और पावेल के मॉडल में क्या क्या सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस है? एक तो बहुत सिंपल है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जो उन्होंने ली थी, डेविड ईस्टन ने ली थी, वही सेम चीज है। डेविड ईस्टन की पूरी सिस्टम थ्योरी जो बेसिक फ्रेमवर्क देगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का, बेसिक फ्रेमवर्क तो वही प्रोवाइड करेगा, बस उसकी कमियों को ही तो दूर करना है। और फंक्शनलिस्ट अप्रोच इन्होंने उठाई है कहां से? एंथ्रोपोलॉजी से। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमंस, है ना? ह्यूमंस के बारे में आप ज्यादा पढ़ते हो वहाँ पे, और तो वहां के एंथ्रोपोलॉजी से उन्होंने फंक्शनलिस्ट अप्रोच उठाई है। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो चली आ रही थी, इंस्टीट्यूशंस को जहां पे स्टडी करते थे, इट गॉट एडेड विद डेविड ईस्टन का सिस्टम्स अप्रोच प्लस ये आपकी फंक्शनलिस्ट, तीनों को मिला के, तीनों चारों चीजों को मिला के तैयार होगी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ये इनिशियल देखो थ्योरी ना अभी बोरिंग है, मैं मानता हूं शुरू की 8-10 क्लासेस बोरिंग होंगी इसकी, क्योंकि बट वही है, तुम बोरिंग से ऐसे बच नहीं सकते हो, थक नहीं सकते हो। थ्योरीज है वो
बिल्ड करेंगी तुम्हारा बेस। वो बोरिंग लग सकती हैं, पढ़ने में भी बोरिंग लगेगी, सुनने में भी लगती होंगी, बट ये सब जब तुम समझ जाओगे ना, और जब इन चीजों को अप्लाई करना शुरू करोगे रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो बहुत मतलब बहुत तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बियर करो, 7-8 क्लासेस की बात है, उसके बाद में फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी चीजें। ठीक है, 7-8 क्लासेस थोड़ा सा बेयर करो बस। ये जब तक ये वाला चल रहा है, सिस्टम्स वाला स्पेशली जब तक चल रहा है, उसके बाद में तो अच्छा है, उसके बाद में इंटरेस्टिंग है सब कुछ। खैर, तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच एंथ्रोपोलॉजी की वो क्या कहती है, वो अलग अलग सोसाइटीज को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पे देखती है, बजाय कि जैसे हमने वो पॉलिटिकल सिस्टम को आइसोलेट कर दिया वहां पे और बस एक वर्ड लिख दिया कि पॉलिटिकल सिस्टम। बट क्या एक पॉलिटिकल सिस्टम एंटायरली पॉलिटिकल होता है? क्या उसमें बाकी किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं होता? तो वही तो दिक्कत थी ना डेविड ईस्टन की, कि उसने बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दिया था, बहुत बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था उसको, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को मिस किया था इसने। एंथ्रोपोलॉजी की जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है वो क्या कहती है, वो सोसाइटीज को देखती है एज कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, जहां पे सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कस्टम्स हो सकते हैं, बिलीफ्स हो सकते हैं, दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम स्टेबल रहे और सरवाइव कर सके। ठीक है, मतलब अच्छा, तुम एक दिन के लिए एक दिन के लिए इंडियन सोसाइटी से कस्टम्स को डिलीट कर दो, देखो अगले दिन क्या बचेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कस्टम्स आर क्विंट एसेंशियल फॉर इंडियन सर्वाइवल, बट कस्टम्स को अगर तुम एलिमिनेट कर दो, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें इस वजह से नहीं करते हैं कि उनका कस्टम उन्हें अलाउ नहीं करता, और बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि उनका उनका कस्टम कहता है ना? तो जो सोशल ऑर्डर है ना, डिसरप्ट हो जाएगा कंप्लीटली। तो यही है फंक्शनलिस्ट अप्रोच। ये कहता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, उनके बिना एक सोसाइटी एज अ होल कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, इट एग्जामिन्स हाउ वेरियस कल्चरल एलिमेंट्स फंक्शन टू मीट द सेम बेसिक नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। ये सब बता चुका, बकवास है। ठीक है, की फिगर्स कौन थे ये फंक्शनलिस्ट अप्रोच को बिल्ड करने वाले? ये है ब्रानिस्लाव मालिनोव्स्की या रेडक्लिफ ब्राउन। इनके नाम दोनों के याद ना हो तो चलेगा तुम्हें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने एग्जाम्पल क्या दिए थे सोसाइटी के लिए? इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिए थे? मैरिज, रिप्रोडक्शन, सोशल रिलेशंस, इकोनॉमिक सपोर्ट। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अब अगेन जो डेविड ईस्टन की थ्योरी है वो मैरिज को कैसे दिखती? हस्बैंड और वाइफ दोनों ने, मतलब एक मेल और फीमेल ने, दोनों ने शादी कर ली। बट फंक्शनलिस्ट अप्रोच उसको कैसे देखती है? फंक्शनलिस्ट अप्रोच एक एक जनरल व्यू हो सकता है मैरिज का। जैसे तुम्हारे हिसाब से क्या पर्पस होता है मैरिज का? किस चीज का? लीगल वैलिडेशन फॉर? ये रिकॉर्ड करके इसके फ्यूचर हस्बैंड को या जो भी पार्टनर होगा उसको सुना देना। एग्जैक्टली, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये इसके में नहीं, सब रिलीजन्स में जनरली यही होता है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कम्स विद अ सेट ऑफ कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या होती है? दोनों तरफ के कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, है ना? लेकिन तुम लोग इन जनरल क्विंट एसेंशियली मैरिज को देखते हो परिवार आगे बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर प्यार पाने के लिए। बट उसके बियॉन्ड बहुत सारे फंक्शंस मैरिज फुलफिल करती है। हाँ, है ना? जैसे कि आपका सोशल स्टेटस आपकी मैरिज डिफाइन करती है। जिसकी शादी नहीं होती 40 की एज में, उसको क्या कहती है सोसाइटी? नहीं पता? पता करना। ठीक है, तो वो सोशल रिलेशनशिप्स को लेजिटिमाइज करता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर नाम है उसका, बट उसको देखा तो उस नजरिए से जाता है ना कि फेलियर है, इससे तो किसी ने शादी ही नहीं की। तुम लोग जब पढ़ते नहीं हो या कुछ नहीं करते हो, तुम्हारे घर वाले क्या बोलते, कौन शादी करेगा? या तुम कुछ नहीं कर पाते हो तो कौन शादी करेगा इससे? तो देख रहे हो, वो शादी सिर्फ वो रिप्रोडक्शन या वो परिवार बढ़ाने के पर्पस के अलावा बहुत सारे पर्पस फुलफिल करती है, बट हम नहीं देख पाते हैं उसको। ठीक है, तुम्हारी सक्सेस डिपेंड करती है तुम्हारी शादी कितनी शानदार होगी। नहीं, इन जनरल मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं मांग रहा हूं आपका, मैं सोसाइटी के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, वरना अंबानी कर लेता कोर्ट मैरिज अपने बच्चे की, जाके वहां करवा देता। उसको क्या दिक्कत थी? ये पता नहीं क्या किम करदाशियां वरदाशियां किस किस को बुलाया उसने। हाँ, क्या जरूरत थी? तो मैरिज हमारे देश में मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन रिप्रोडक्शन का फंक्शन फुलफिल करवाता है।
सोशल रिलेशनशिप्स आपके एस्टैब्लिश करता है और इकोनॉमिक सपोर्ट, इसके अलावा किनशिप। ठीक है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस है, शादी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे फंक्शंस को फुलफिल करती है। ठीक है, अगर हम इन एसेंशियल बेसिक फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर लें हर अलग अलग सोसाइटी के, तो हम यूनिवर्सल मॉडल तैयार कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है, पावेल और आलमंड का। कि आपने क्या किया कि बेसिक फंक्शंस उठा ली, ये बेसिक फंक्शन है, ये बेसिक फंक्शन है, ये बेसिक फंक्शन है, जो हर सोसाइटी में, मतलब अलग अलग तरीके की सोसाइटीज में एग्जिस्ट करते हैं। आप उन सारी सोसाइटीज के उन फंक्शंस को उठा लो और एक यूनिवर्सल मॉडल तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये है फंक्शनलिस्ट अप्रोच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अभी इसको हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई नहीं किया है, अभी सोसाइटी का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वी कैन डेवलप मोर यूनिवर्सल मॉडल, इट इज आल्सो नोन एज द 7 इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, अब आते हैं, इसको हम पॉलिटिकली अप्लाई करते हैं। तुम्हें याद है ना, उसने ये भी नहीं बताया था कि इनपुट्स क्या है। डेविड ईस्टन ने बताए थे? नहीं बताए। उसने ये भी नहीं बताया था आउटपुट क्या है, इन्होंने बताया। सोसाइटी, इन तीनों अप्रोचेस से, चाहे सिस्टम्स थ्योरी हो गई, चाहे ये फंक्शनलिस्ट अप्रोच हो गई, इन सबसे उसने देखा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या फिनोमेना हो रहे हैं, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट अप्रोच से भी। और इसने थोड़ा सा कैटेगराइज करने की कोशिश की कि इतने तरीके के इनपुट्स होते हैं और इतने तरीके के आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स क्या है? पहला इनपुट आता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है, इनको पढ़ेंगे ये सबको इंडिविजुअली, मैं बता रहा हूं बस। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। आउटपुट्स आते हैं फिर इसके रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एडजुडिकेशन। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। उसी के ही तीनों थोड़ा सा वो सोशल साइंसेस के स्कॉलर्स टाइप नाम दे दिए, बट क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यही है बस। ठीक है, देखते हैं बारी बारी। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, बहुत सिस्टम सी बात है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होगा? अवेयरनेस, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में अवेयरनेस। जब उनको अवेयरनेस आएगी तो वो उस चीज को ज्वाइन भी करते हैं, रिक्रूट होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में लोग रिक्रूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रैली में तुम झंडा लेके जा रहे हो तो तुम पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट का पार्ट हो। ठीक है, तुम अगर अपने फेवरेट पॉलिटिकल लीडर का एक स्टेटस लगा रहे हो वॉलपेपर पे, चाहे क्रिटिसिज्म में लगा रहे हो चाहे सपोर्ट में लगा रहे हो गवर्नमेंट के लिए, तो यू आर पॉलिटिकली रिक्रूटेड। फॉर्मल नहीं हो, इनफॉर्मल हो, बट पॉलिटिकली रिक्रूटेड हो। तुम काम कर रहे हो पॉलिसीज को, यानी कि आउटपुट्स को, रूल मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने में। ठीक है, हाँ, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन रिक्रूटमेंट समझ आया। अवेयर हो जाते हैं लोग और फिर बाद में ज्वाइन करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को किसी भी तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अपने अपने नीड्स को और डिमांड्स को एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के सामने। हमारी ये नीड्स हैं, ये डिमांड्स हैं, और उसी को पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन कहते हैं। फिर ऐसे इंटरेस्ट जो है एग्रीगेट हो जाते हैं इकट्ठे, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग डिफरेंट इंटरेस्ट इनटू ब्रॉडर पॉलिसी प्रपोजल्स। फिर पॉलिटिक्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। मैनिफेस्टोस, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन। ठीक है, आपके इनपुट्स के आधार पे पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है। वो मैनिफेस्टो का तैयार होना, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन। तुमने अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के सामने अपनी डिमांड्स रखी, उसने उस डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए अपना मैनिफेस्टो तैयार किया। क्या मैनिफेस्टो लीगल होता है? नहीं होता है। वो आउटपुट में नहीं आया है अभी भी, वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में और एग्रीगेशन में ही है अभी भी। पॉलिटिकल मैनिफेस्टो इज एन इनपुट, वो इनपुट ही है। होता बेशक पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, बट इट्स स्टिल एन इनपुट। क्योंकि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो या पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो कुछ नहीं होता है, वो तुम्हारे ही इंटरेस्ट का एक एग्रीगेटेड डॉक्यूमेंट होता है बस। ठीक है, तो वो इनपुट में आता है। इसके अलावा लास्ट आता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जिसमें आप, बहुत सिंपल है, इंफॉर्मेशन और आइडियाज इधर से उधर, उधर से इधर होते हैं। ठीक है, समझ आया? चल, ये इनपुट्स फिर क्या देते हैं हमें? बाद में कुछ आउटपुट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। ठीक है, तो इसने कंपैरेटिवली डिटेल्ड कर दिया है। तुम ईस्टर्न का मॉडल साइड में रखो, इसका मॉडल साइड में रखो, कंपैरेटिवली बहुत डिटेल्ड कर दिया है इसने। एनालिसिस क्या मिला? थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो आया है, ज्यादा डिटेल्ड हो गया है। पॉलिटिकल सिस्टम्स को डायनामिक समझ रहा है। डायनामिक कैसे समझ रहा है? ये तुम यहाँ पे चेंज कर दो एक इंटरेस्ट उठा के, ये चेंज हो जाएगा, इससे ये चेंज हो जाएगा, और उससे आगे इनपुट आउटपुट चेंज हो जाएगा। डायनामिक है ना, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इंटरेस्ट चेंज होगा ऐसे ऐसे, जैसे जैसे पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट चेंज होगा ऐसे ऐसे ही आगे इंटरेस्ट चेंज होंगे, इंटरेस्ट एग्रीगेशन चेंज होगा और अकॉर्डिंगली रूल मेकिंग चेंज होगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डायनामिक है।
मार्क्सिस्ट ने अगेन वही बोला, ये बाइस टुवर्ड्स वेस्ट, और सेम ही ईस्टर्न मॉडल, स्टेटस को मेंटेन करवाते हैं, एक्सप्लॉइटेशन रखेंगे, सेम। मार्क्सिस्ट तो क्रिटिसिज्म सेम है इसका। ट्रेडिशनलिस्ट ने क्या बोला, सेम ही दे दिया है इसने, बस दो चार बातें और बोल देगा तो ये थोड़ी ना कि वो कुछ बहुत ही उसने क्रांतिकारी चेंज ला दिया उसके अंदर, सिस्टम तो वही है ना अभी भी। ओवरऑल देखो, समराइज कैसे करोगे आमंड और पावेल के मॉडल को भी, इनपुट्स दिए जाते हैं, सिस्टम उनके अकॉर्डिंग आउटपुट्स देता है, उन आउटपुट्स के अकॉर्डिंग इनपुट्स जाते हैं, फिर वही है ना, ओवरऑल तो वही है। तुम डिटेल डाल दिया तुमने बस, और किया क्या है? ठीक है, ओवर सिंप्लीफाइड है और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बना दिए। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स ये हैं कि क्या रूल एप्लीकेशन एडजुडिकेशन, पता है दुनिया को, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी होता है, वो डालो। ये सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, कम्युनिकेशन, ऐसी टर्म्स, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स डाल दिए फालतू में, जैसा डेविड ईस्टन का। तो सेम क्रिटिसिज्म है इसका, हल्का फुल्का थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाइड है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन्ड है डेविड ईस्टन के मॉडल से, लेकिन कोर वही है अभी भी, पर्पस कुछ फुलफिल नहीं किया है इसने भी। यहां तक समझ आया? पावेल और डेविड ईस्टन के मॉडल में आप लोगों को कोई डाउट है? दोनों के मॉडल में नहीं है? मीनू और सोनम, ये चार्ट को देख लो एक बार। चलो अब फेज 2 में चलते हैं, पर फेज 1 खत्म होता है, फेज 2 में चलते हैं। फेज 2 के दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड भी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडल और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल, ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। एक सेकंड में दिखा भी देता हूँ, नहीं है क्या? थे तो सही है। हाँ ये रहा ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, क्या वो डेविड ईस्टन में है? ला पूछ लो सोनम, पूछ लो, अभी पूछ लो, आगे बढ़ेंगे फिर, टाइप कर दो आप। चलो सोनम टाइप कर रही है, तब तक हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एरा है 1960s और 1970s, कोल्ड वॉर पीक पे चल रहा है अपनी, है ना, ब्रूटल कोल्ड वॉर चल रही है इस दौरान, कोरियन वॉर हो चुकी है, वियतनाम की तैयारियां चल रही है ना, आपका ये भी हो चुका है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हो चुका है ना, ये सारी चीजें। बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरलिज्म का वैल्यूज वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दो फिर से, कहाँ पे है उसमें बिहेवियरलिज्म? डेविड ईस्टन में तो है ही नहीं ना, उसने डाला ही कहाँ? ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग एक काम करना, अपने अपने जो भी डाउट्स है ना, तुम एक बार लिख के रख लो, और फिर इसको क्लास के एंड में ले लेंगे, ठीक है? हाँ, तो फेज 2 के अंदर 1960s और 1970s, ये इन्होंने पढ़ा है ना, पीडीएफ को पढ़ा होगा, तो इसीलिए इनके डाउट है, तुम्हारे नहीं है। ठीक है, तो 60s और 70s का थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिनारियो अगर देखो, तो यूएस और यूएसएसआर में प्रॉपर बाइपोलर वर्ल्ड है, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, दोनों के बीच में चल रही है तनातनी पूरी तरीके से, और दोनों ही हर तरीके से, चाहे वो मिलिटरली हो, चाहे वो स्पेस की वजह से हो, चाहे वो डिफेंस के तौर पे हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो, दोनों ही एक दूसरे पे डोमिनेंस या पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान ये मॉडल आते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडल और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल। कंटेक्स्ट यही है, यूएस की हेजेमनी बनानी, ठीक है, कंटेक्स्ट यही है, मॉडल्स ने बनाए हैं, तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी के साथ कोहेरेंस में चलना है, और उन्हीं का जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, उनके जो सो कॉल्ड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक मिशन है, उसको फुलफिल करने के ही लिए ही ये स्टेप्स हैं। क्या है? प्रपोजिंग डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट एज आइडियल्स। देखो बहुत सिंपल है, फ्री मार्केट क्यों चाहिए था यूएस को? यूएस ने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बढ़िया कर रखा था, कैपिटल, स्पेशली कैपिटल इंटेंसिव जो मैन्युफैक्चरिंग है यूएस की, बहुत अच्छी, कैपिटल जो कैपिटल गुड्स बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनाते थे। तो अगर आपका देश फ्री मार्केट इकोनॉमी को नहीं स्पॉन्सर करता है, तो आप उनके किसी काम के नहीं हो, यू विल नॉट बी अ मार्केट टू देम, है ना। तो फिर इस वजह से जो है इस तरीके की फॉरेन पॉलिसी और ऐसे मॉडल्स डाले जाते थे, क्योंकि कोई चीज आप किताब में पढ़ लेते हो ना, तो आपको लगता है कि सच होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता।
हमने पढ़ा था। सुना हुआ गलत होता है, पढ़ा हुआ गलत होता है कभी? अगर पढ़ा हुआ गलत होता तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे फेक न्यूज इतना लेजिटिमेसी के साथ नहीं बोलते लोग, है ना? ठीक है, सोनम आप भी करते ना, मैं देख लूंगा बाद में। हाँ चलो अब आगे चलते हैं। कनेक्शन विद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अर्लियर मॉडल्स आर डिस्कस्ड बट दे वर टू एब्स्ट्रैक्ट, इररिलेवेंट फॉर डेवलपिंग नेशंस। वो हमने वो सारी जो एक बेसिक अप्रोच है। द फेज आल्सो कोइंसाइडेड विद पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडल देखते हैं। नाम याद रखना है, किसने दिया है? ल्यूशियन पाई ने। जो जैसे भी प्रोनाउंस करो, मैं तो ल्यूशियन पाई बोलता हूँ। ल्यूशियन पाई ने ये मॉडल दिया है। ये क्या बताता है? ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, किसी पॉलिटिकल सिस्टम के डेवलपमेंट की बात हो रही है। कौन से पॉलिटिकल सिस्टम के डेवलपमेंट? डेमोक्रेटिक सिस्टम के डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी किसका आइडियल था? कौन प्रोपेगेट कर रहा था पूरी दुनिया में? यूएसए। तो वो उस तरीके से बोला, ऑफिशियली कोई नहीं बोलता है कि हम यूएस की हेजेमनी को बनाने के लिए ये मॉडल लेके आ रहे हैं, लेकिन समझ आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या डिनोट करता है? क्विंटेसेंशियली द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। दिस मॉडल सजेस्ट दैट डेवलपिंग नेशन शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जबकि जबकि मोंटेस्क्यू जैसे लोग क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ट्रॉपिकल नेशंस के लिए, है ना? लेकिन टाइम समझो, मोंटेस्क्यू ने वो बात कब बोली? जब कॉलोनियलिज्म था। उसने वो बात तब बोली क्यों? हाँ, है ना? आप समझ रहे हो कैसे स्कॉलर्स भी सगे नहीं होते ना किसी। मोंटेस्क्यू ने कब बोला था कि डेमोक्रेसी ट्रॉपिकल नेशंस के लिए नहीं है? जब ट्रॉपिकल नेशंस इन टेम्परेट वालों के लिए कॉलोनी थे। तो अगर कॉलोनीज में डेमोक्रेसी आ जाएगी तो आजाद हो जाएंगे ना, तो वो पर्पस कहां से फुलफिल होगा? और अब ये 60s वाले स्कॉलर्स क्या बोल रहे हैं? डेमोक्रेसी लेके आओ, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी प्रोपेगेट करो। समझ आ रहा है? चलो, तो पाई ने 3 एलिमेंट्स दिए हैं जिससे आप मेजर कर सकते हो कि कहां पे कितना पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ है। क्या है 3 जो एलिमेंट्स दिए हैं? इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन। इक्वालिटी बहुत सिंपल है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज या ऐसी चीजें। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना बढ़ रहा है लोगों का। कैपेसिटी, पॉलिटिकल सिस्टम की क्या कैपेसिटी है अपना लॉ एनफोर्स कराने की। जो वहां का संविधान है, जो वहां की सरकार है, वो कितना केपेबल भी है वो रूल को करने का या उस लॉ को एनफोर्स करने के लिए। और डिफरेंशिएशन है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इन तीनों पैरामीटर्स को लेते हुए एफडब्ल्यू रिग्स ने एक मॉडल दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटीज, सोसाइटीज इन ट्रांजिशन। प्रिज्म क्या करता है? लाइट्स को स्कैटर कर देता है, व्हाइट लाइट को स्कैटर करता है ना प्रिज्म। तो ऐसे ही इसने प्रिज्मेटिक मॉडल दिया है सोसाइटीज के लिए। इसने क्या बोला? सोसाइटीज एक प्रिज्म से निकलेंगी और फिर अलग अलग तरीके की सोसाइटीज में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। कैसे? अग्रेरियन सोसाइटी, इनिशियल सारी सोसाइटीज कैसी थी? अग्रेरियन थी। प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्शन प्रोसेस से वो गुजरी, आगे कन्वर्ट हो गई इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, है ना? तो इसको बोलते हैं आपका प्रिज्मेटिक सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट। Riggs also suggested that if all 3 elements do not develop the same level, it may result in developmental trap. Important term है। क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करना है। डिफरेंशिएशन है फंक्शनल स्पेशल। अरे जैसे ये वर्ण का आदमी ये काम करेगा, तो सेम पॉलिटिकल अगर सेंस में हम उसको बोलते हैं तो लेजिस्लेटिव अपना काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, जुडिशरी अपना काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, मिलिट्री अपना काम कर रही है। इसको बोलेंगे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, समझ आया? अपने अपने फंक्शंस को आप परफॉर्म करो। समझ आ गया मीनू? ठीक है। हाँ, रिग्स ने सजेस्ट किया कि अगर ये तीनों एलिमेंट्स इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन तीनों अगर साथ में ग्रो ना करें, प्रोपोर्शनेटली ग्रो ना करें, तो डेवलपमेंटल ट्रैप में फंस जाते हो आप। ठीक है, क्या है डेवलपमेंटल ट्रैप, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सैमुअल पी हंटिंगटन, ये बहुत नाम सुनोगे तुम पूरे पेपर 2 में, इसका नाम घूम फिर के आता जाएगा चलता जाएगा। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिके। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डिके करना शुरू कर देते हैं कुछ टाइम बाद, ऐसा हंटिंगटन का कहना है। क्यों? He challenges the idea that development naturally leads to democracy. He suggests that rapid social and economic changes like industrialization, urbanization can destabilize political systems. When institutions fail to adapt to societal changes, they can become obstacles to progress and contribute to political decay. हाँ, है ना? तो इसका कहना क्या है सैमुअल पी हंटिंगटन का, कि कई बार क्या होता है सोसाइटी में बहुत ही रैपिड चेंज आता है,
सोशली और इकोनॉमिकली। और अगर जो भी पॉलिटिकल सिस्टम उस पर्टिकुलर एरिया को गवर्न कर रहा है, अगर वो उन चेंजेस के साथ अपने आप को अडाप्ट नहीं करता, चेंज नहीं करता, इवॉल्व नहीं करता, तो इट लीड्स टू डिके, सिस्टम का डिके हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडल यही है बेसिक। दो तीन चीजें आपको बस एक्सप्लेन करनी है, डेवलपमेंटल ट्रैप और डेवलपमेंटल डिके। डिके का कॉन्सेप्ट, हाँ, डेवलपमेंटल ट्रैप का मतलब क्या है कि वो जाना, जैसे अल्टीमेट गोल ये है ना, क्योंकि वो तीनों चीजें साथ में ग्रो नहीं कर रही हैं, तो वो क्या करेंगे अगली बार, इस मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट था, हाँ, फिर इसको ध्यान दे, वो फंस के रह जाते हैं उसमें। इक्वालिटी अंडर डेवलप्ड रह गई और कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन डेवलप हो गया, तो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज क्रिएट हो जाएंगी, आप ट्रू डेमोक्रेसी पे नहीं पहुंच पाओगे। ट्रू डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ द पीपल, लोग रूल कर पाएंगे जब वो सशक्त होंगे, कैपेबल होंगे। इक्वालिटी अगर एज एन एलिमेंट ग्रो नहीं की, डिफरेंशिएशन ग्रो कर गया, कैपेसिटी ग्रो कर गई, सरकार अच्छे से काम कर रही है, सरकार कैपेबल भी है, लेकिन इक्वालिटी नहीं ला पा रही है। इंडिया में चल रहा है ये। इंडिया के अंदर जो तीन एलिमेंट्स हैं, उन तीन एलिमेंट्स में से कैपेसिटी डेवलप्ड है, डिफरेंशिएशन भी डेवलप्ड है, इक्वालिटी डेवलप्ड नहीं है, तो डेवलपमेंटल ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर हम उस इक्वालिटी को अगर लाने की कोशिश करेंगे, अगर हम उस इक्वालिटी को लाने की कोशिश करेंगे, तो वो दो वहां रह जाएंगे, इक्वालिटी आगे पहुंच जाएगी, वो दो उधर ही रह जाएंगे। जब इक्वालिटी आगे पहुंच जाए और कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन नीचे रह जाए, तब होते हैं सिविल वॉर्स। अगर आपका स्टेट कैपेबल नहीं है रूल ऑफ लॉ एनफोर्स करने में, तो क्या होगा? क्योस। नेपाल में क्या हो रहा है? इक्वालिटी आगे बढ़ गई, उस आप सोचो कि स्टेट उस क्योस को कंट्रोल करने के लायक नहीं था, प्राइम मिनिस्टर को भगा भगा के पीट रहे हो। ठीक है, जेंजी बच्चे हैं, रील पे डांस कर रहा है, इधर डांस खत्म हुआ और फिर आगे जाके वो एक चाटा मारा उसके प्राइम मिनिस्टर के। फाइनेंस मिनिस्टर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे वहां के, वो भागता आ रहा था, तो इधर जेंजी तो है ही, जेंजी तो वो है ये, तो वो उधर रील बना रहा है, वो एक लड़का उसकी शूट कर रहा है, वो पीछे से देखा, उसको कैमरे में देखा कि पीछे से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भाग के आ रहा है, एक फ्लाइंग किक मारी उसने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, वो दीवार में जाके गिरा, फिर अपना डांस करने लग गया, है ना। तो अगर ये तीनों एलिमेंट्स साथ में डेवलप ना हो, तो डेवलपमेंटल ट्रैप में फंस जाते हो। तीनों साथ डेवलप होने चाहिए। ठीक है, सोनम क्या कह रही है? पोस्ट बिहेवियरलिज्म पढ़ेंगे, ये सब कुछ आएगा, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, सब्र करो बस, है ना, थोड़ा सा सब्र करते जाओ, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा मॉडल आता है 60s और 70s वाले फेज का, वो आता है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। कंटेक्स्ट सेम है, कंटेक्स्ट सेम है, एक चीज अलग से बढ़ जाती है बस, यूएस चाइना के रिलेशंस चेंज होने लगते हैं इस दौरान तक आते आते। क्यों? थोड़ा सा क्लोज हो रहे होते हैं। 70s का वो एरा था जहां पे माओ जेडोंग अपने आप को यूएसएसआर से दूर कर लेता है, क्योंकि अगेन जैसे जैसे इस्लाम है ना, एक ही हो सकता है खलीफा, कम्युनिज्म भी वही है। कम्युनिज्म में या तो परफेक्ट कम्युनिज्म आए, मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म की पूरी दुनिया में ही जो है, मतलब कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का और लोगों के पास है। हाँ, लेकिन जब अगर स्टेट ने जिम्मेदारी ले रखी है, स्टेट लेड सोशलिज्म में कम्युनिज्म है, तो दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। भाई उसका आइडिया ही तो एनफोर्स होगा ना पूरी दुनिया में। जब पूरी दुनिया में कम्युनिज्म आ जाएगा, तो वो स्टेट भी डिके कर जाएगा, फिर पूरी दुनिया ही स्टेटलेस हो जाएगी। लेकिन माओ जेडोंग का अपना व्यू था कम्युनिज्म को लेके, और यूएसएसआर का अपना व्यू था। यूएसएसआर इस दौरान 1960s और 70s में, 70s का पीरियड कोल्ड वॉर के दौरान कहा जाता है डिटॉन्टे पीरियड। डिटॉन्टे पीरियड का मतलब क्या होता है? इस दौरान यूएस और यूएसएसआर की रिलेशंस में कंपैरेटिव शांति थी, कंपैरेटिव शांति थी, शांति नहीं थी, कंपैरेटिव शांति थी। तो यूएसएसआर थोड़ा सा, मतलब चाइना ने उस चीज को ऐसे देखा कि ये लोग कैपिटलिस्ट नेशंस के साथ क्लोज हो रहे हैं, तो यूएसएसआर इज नॉट द ट्रू चैंपियन ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, तो चाइना का माओ जेडोंग, चाइना और जो माओइज्म था वहां पे, वो क्रिटिसाइज करते थे यूएसएसआर को कि ये तो वेस्ट की गोद में जाके बैठ रहे। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा, चाइना और यूएसएसआर थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो रहे थे। ठीक है, इस चक्कर में तो यहाँ पे यूएस चाइना के जो रिलेशंस था ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे इस दौरान। तो वो भी एक तो इस बीच में आता है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल। इसमें क्या बोला, इस दौरान के स्कॉलर्स ने ये बोला कि यूएस जो ये बनता घूम रहा है ना, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर और फ्री मार्केट इकोनॉमीज का चैंपियन, इसको ये करना रोक देना चाहिए। ठीक है, इसको ये नहीं करना चाहिए, दैट यूएस शुड नॉट एंगेज
with the promotion of Western liberal ideals in developing nations. Rather, the West should encourage these nations to adopt a market economy. आइडियल्स को भूल जाओ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इन सबको भूल जाओ, इकोनॉमी पे फोकस करो. इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो जाएगी ना, सब मॉडर्नाइज हो जाएगा अपने आप. वो उस तरीके से कहना चाह रहे थे कि डायरेक्टली मत करो. पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडल किस पे स्पेसिफिकली किस पे फोकस कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी पे. ये स्पेसिफिकली किस पे फोकस कर रहा था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे. ठीक है, लासेस फेयर इंडिविजुअलिज्म आना चाहिए, और वो लासेस फेयर इंडिविजुअलिज्म यानी फ्री मार्केट होना चाहिए. फ्री मार्केट का मतलब क्या है? स्टेट कंट्रोल ना करे. टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? तुम ब्रॉड पिक्चर समझो. इंदिरा गांधी 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 69 में, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, नेशनलाइजेशन ऑफ बहुत सारी कंपनीज, हेवी इंडस्ट्रीज किया था ना उसने, गेल बेल सेल ये सब किया था ना इस दौरान. तो ये अब इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन है. इंडिया ने 71 में यूएस से बुली होने से कंप्लीटली मना कर दिया, और फिर पाकिस्तान को अलग भी कराया. आज ही पढ़ा है हमने. उस दौरान एक ऐसा मॉडल आता है जो कहता है कि इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करो, जबकि इंदिरा गांधी उल्टा कर रही है. इनका मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्री कर दो मार्केट को. हमारा मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या था? कि स्टेट कंट्रोल में आनी चाहिए इकोनॉमी. हाँ, लेकिन लैंग्वेज मैटर करती है. लैंग्वेज कैसे मैटर करती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ट्रांजिशन करना होगा मॉडर्नाइजेशन. आधुनिक विचार अपना रहे हो आप इकोनॉमी में. आधुनिक विचार क्या है? वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना देना. इंदिरा गांधी कर रही है नेशनलाइजेशन. इंदिरा गांधी नेशनलाइजेशन कर रही है. इसको मॉडर्नाइजेशन नहीं बोलेंगे. ये मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? व्हाट इज मॉडर्न? हाँ, लेकिन इन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप की पूरे दुनिया में उस दौरान कि अगर आप कैपिटलिस्ट हो तो यू आर मॉडर्न, यू आर न्यू, यू आर एडवांस्ड. ठीक है, ये सेम उस तरीके से हो सकता है कि कोई लड़की जीन्स पहन रही है तो मॉडर्न है, लेकिन घाघरा चोली पहन लेगी तो गंवार है ना. लेकिन उसका मॉडर्न और गंवार उसको लेना देना नहीं होता है. दोनों अलग तरीके के कपड़े हैं बस, है ना. उस तरीके का है. जैसे हमारे दिमाग में क्यों बैठ गया ये कि जीन्स पहनना मॉडर्न होता है. मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, मैं मॉडर्न कह रहा हूं बस कि मॉडर्न होता है. ये क्यों बैठ गया हमारे दिमाग में? क्योंकि बिठाया गया है ना. हाँ, तो इससे तुम एक आइडियोलॉजी समझोगे, नियो इंपीरियलिज्म. और फिर सबसे ज्यादा नुकसान इस मूवमेंट का किसको हुआ? फेमिनिस्ट. जी, मैं जीन्स वाले की बात कर रहा हूँ. फेमिनिस्ट को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ. ऐसी बहुत सारी चीजें जो अपेरेंटली मॉडर्न थी, उस चीज को उन्होंने फेमिनिज्म के साथ जोड़ दिया, और फेमिनिज्म को ही भूल गए असली में क्या था. ठीक है, जो एक्चुअल फेमिनिज्म था उसको ही भूल गए इन चीजों के चक्कर में. कैसे? बता, एग्जांपल देता हूं. जीन्स पहनना इज फेमिनिस्ट, ट्रेडिशनल पहनना इज एंटी फेमिनिस्ट, या पेट्रियार्कल, या कुछ भी, ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव, कुछ भी मान लो. इस तरीके से वो चला गया, है ना. तो ऐसे नुकसान हुआ इन चीजों का, और ज्यादा नुकसान हुआ. खैर, हाँ, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडल सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को लेके आना चाहता था ऐसे नेशंस में जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल मार्केट इकोनॉमी अडॉप्ट करवाना चाहता था. स्कॉलर्स क्या है? एडवर्ड शिल्स है, केनेथ ऑर्गान्स्की है. ठीक है, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन बहुत सिंपल है. इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन होगा तो क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन होगा. अर्बन सोसाइटीज क्या होती हैं? सेक्युलर होती हैं, रैशनल होती हैं, है ना. उनको उससे सबसे दूर हो जाते हैं. ये सारी चीजों से क्या बनेगा? एक डेमोक्रेसी का ही तो एनवायरमेंट बनेगा. इसीलिए मैंने बोला था शुरू में कि डायरेक्टली नहीं करेंगे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात, इनडायरेक्टली कर देंगे घूम करके. ये साइकिल बना दी. इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन टू अर्बनाइजेशन, व्हिच विल लीड टू सेक्युलराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी. अल्टीमेटली जब लोग ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे, सेक्युलर हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे, दे विल डिमांड फॉर डेमोक्रेसी. अपने आप ही डिमांड करेंगे. हम क्यों पुश कर रहे हैं? ये था 70s का पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल. समझ आया? ये इसलिए भी था कि जो 60s की जो 50s और 60s का जो यूएस के एफर्ट्स थे ना डेमोक्रेसी को लेके आने के पूरी दुनिया में, वो बुरी तरीके से फेल हुए थे, एंड दे वर बीइंग सीन एज इन्वेजन. ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन पे इन्होंने फोकस किया कि मॉडर्नाइजेशन कर दो, सब अपने आप हो जाएगा फिर. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? कि चाइना और ईरान को डेमोक्रेसी में ले आओ.
क्रिटिसिज्म वही सेम बनता है, स्टेटस को मेंटेन करवा रहे हैं, प्रो वेस्ट है, यूरोसेंट्रिक है, यूरोपियन आइडियल या वेस्टर्न आइडियल ही तो हो गया ना डेमोक्रेसी या मॉडर्नाइजेशन भी। जैसे हमने अभी क्रिटिसाइज किया कि व्हाई ओनली कैपिटलिज्म इज मॉडर्न, सोशलिज्म हमारे हिसाब से हमारे लिए मॉडर्न हो सकता है। ठीक है, आप भी नहीं, अब भी नहीं रहते तुम लोग ट्रू कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो सरकारी हॉस्पिटल में करा लेते हो ना इलाज, गेल बेल से लब भी है ना रेलवे, कभी ट्रेन टिकट के पीछे देखना क्या लिखा होता है कि आपकी यात्रा का 90% खर्च भारतीय रेलवे उठाती है। मजा आ रहा है ना तुम्हें, वो उठा रही है तो खर्चा, टिकट के पैसे नहीं ले रही पूरे तुमसे। अब इस चीज को आप हटा दो तो क्या हमारा देश एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तुम सिर्फ रेल के, ट्रेन का ही तुम एक्चुअल खर्चा लेने लग जाओ यात्रियों से, देखो अब क्या बोलोगे इसको, मॉडर्नाइजेशन की ऑर्थोडॉक्स? तो क्या हो गया? तो मार्केट इकोनॉमी लेके आओ ना भाई। जब इनकम ज्यादा होगी, मान लो आप रेल को प्राइवेटाइज कर दो, उनकी इनकम ज्यादा होगी, दे विल फिर एक्सपैंड, ये तो साइकिल चलती है ना। सही प्राइसेस, प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन होगा एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सैलरीज बढ़ेंगी, वो साइकिल आएगी ना घूमते। हाँ तो वही, तो मैं कहे तो हम सोशलिस्ट थोड़ी हैं। हाँ, है ना, तो हमारा मॉडर्नाइजेशन और उनके मॉडर्नाइजेशन में फर्क हो सकता है, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना उस चीज को। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन उन्होंने अपने देश के लिए थोड़ी ना लेके आए हैं। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन किसके लिए लाए हैं? डेवलपिंग नेशंस के लिए। अपने आइडियल्स हम पे प्रोजेक्ट करते हैं, ये है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। समझ आया? कोई दिक्कत? सोनम, मीनू, कोई डाउट है यहाँ तक? तो फेज 1 था 40s 50s वाला, उसमें तुमने डेविड ईस्टन का सिस्टम थ्योरी पढ़ा और गैब्रियल आर्मंड और पावेल का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ा। फिर सेकंड फेज आया, सेकंड फेज में तुमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडल पढ़ा और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल पढ़ा। थर्ड फेज है, थर्ड फेज में 3 मॉडल्स हैं या 3 अप्रोचेस हैं। एक है पॉलिटिकल कल्चर, दूसरी है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और तीसरी है पॉलिटिकल इकोनॉमी। 3 अप्रोचेस है, ठीक है। यही है आपके सिलेबस में जो डायरेक्टली मेंशन्ड है। इन तीनों को पढ़ने के लिए वो दोनों चारों पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। चलो बारी बारी देख लेते हैं, फटाफट शुरू करते हैं, फटाफट खत्म कर देंगे। गैब्रियल आर्मंड ने दिए ये पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच भी, सिंपल है। ये सिस्टम्स अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल्स, हमें पता है कि कोई कंक्रीट थ्योरीज तो दे नहीं पाए डेवलपिंग एरियाज के लिए, वही वेस्टर्न आइडियल्स को प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये पता चला कि ये मॉडल्स तो सक्सेसफुल नहीं है। डेवलपिंग नेशंस का जो कल्चर है ना, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस पर्टिकुलर कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर को शेप करने में। तो वो चीज अब तक इग्नोर हो रही थी। ऊपर कहीं पे किसी ने कल्चर की बात की? नहीं की ना। तो वही कल्चर की बात करने आया था पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, ठीक है। द रियलाइजेशन ऑफ डेवलपिंग अ कल्चर रिलेटिविस्टिक मॉडल। कल्चर रिलेटिविस्टिक मॉडल इज जस्ट अ फैंसी टर्म कि हम कल्चर के हिसाब से मॉडल बनाएंगे। अलग अलग कंट्री का अगर कल्चर अलग है तो अलग अलग मॉडल भी बनेंगे उन कंट्रीज के लिए। फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाज द नीड ऑफ द आवर, ग्रैंड यूनिवर्सलिस्ट मॉडल्स आर एन आउटडेटेड फिनोमेना। आप नहीं बना सकते, आपको रिलेटिव मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आप एक जनरल मॉडल नहीं तैयार कर सकते पूरी दुनिया के लिए, यू हैव टू क्रिएट स्पेसिफिक मॉडल्स फॉर ईच कंट्री, ठीक है। तो उस तरीके से इसकी नीड है यहाँ से। इसके अलावा आज तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग एथनोसेंट्रिक, है ना। एथनोसेंट्रिक क्यों? यूरोपियन सुप्रीमेसी और वो सारी कहानी। ब्रिंगिंग कल्चर रिलेटिविज्म टू द फोर कुड एनकाउंटर द क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड, कि भैया आप उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से अगर पॉलिटिकल मॉडल बना दोगे तो लोग ये कैसे बोलेंगे कि यूरोसेंट्रिक है? नहीं बोल पाएंगे ना, फिर बात ही नहीं रह जाएगी फिर तो। अभी तो क्या हो रहा है, यूरोपियन या वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और ये सब आर बीइंग बम्बार्डेड ऑन डेवलपिंग नेशंस। उनका अपना नहीं, आप इग्नोर करते चलते हो हमेशा। लेकिन आप अगर कल्चर स्पेसिफिक बनाओगे तो फिर वो क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हुआ। अब कल्चर ओवरऑल बहुत बड़ी टर्म होती है, हमने पढ़ा भी है ना। आर्ट एंड कल्चर में देखा था ना कल्चर की डेफिनेशन क्या होती है। तो पॉलिटिकल कल्चर कैन बी अ सबसेट ऑफ, या कैन बी कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ कल्चर। कल्चर एसेंशियली मींस वे ऑफ लाइफ। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या हो जाएगा? द वे ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। जैसे ये पॉलिटिकल कल्चर की पहली बार बात की थी प्लाटो ने, ठीक है।
जब उसने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज और चिल्ड्रन डिस्कस किया था, तब उसने बताया था कि वाई फीमेल्स आर नॉट सुटेबल फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि अपने बच्चों में फंसी रह जाती है। तो उसने क्या दिया था सोल्यूशन, कि स्टेट बच्चों को संभालेगा और जो लेडी है वो जाएगी। तो पॉलिटिकल कल्चर है ये, कि कैसे फीमेल से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनसे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको रोकती हैं। तो वो पॉलिटिकल कल्चर वहां का डिसाइड करता है। जैसे एक इसका तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तमिलनाडु में 1960s में गवर्नमेंट ने, 1960s तो बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी, 2000s के बिगिनिंग में बिल्कुल टीवी डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्री। पॉपुलिस्ट है, एसेंशियली एक पॉपुलिस्ट मेजर है। क्या वोट के चक्कर में टीवी दे रहे हो फ्री में, है ना? बट इट लेड टू women empowerment, better adjudication। better adjudication कैसे, कि अब ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, ठीक है? एम्पावरमेंट और एडजुडिकेशन और एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे इंप्रूवमेंट आया, लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट आया। क्यों? क्योंकि अब देख रही थी तो पता भी था कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ठीक है? अच्छा होता था वो हाँ, वो मतलब इश्यूज को हाईलाइट किया करते थे, वो ऑप्शंस भी बताया करते थे जो भी दूरदर्शन पे उस दौरान आया करता था। हाँ, ठीक है, तो वो चीज होती थी उस दौरान। तो ये अब इसने, मतलब आप सोचो, इंट्रोडक्शन ऑफ टीवी, उसने वहां का पॉलिटिकल कल्चर चेंज कर दिया तमिलनाडु का, ठीक है? तो उस तरीके से आप देख सकते हो। अभी तो खैर अभी रिसेंटली भी दूरदर्शन का हो ही गया। इट्स स्टिल टैलेंटेड, उतना नहीं पहले जितना नहीं, बट इट्स स्टिल टैलेंटेड। अभी इन्होंने क्या शुरू किया है कि दे डिस्कस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, पढ़ाए जाते हैं, है ना? पीपीटी वगैरह से लगा के पढ़ाए जाते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, और जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ाते हैं वो अभी भी, पर हम देखते नहीं है ना, ठीक है? हम तो रील बनाते हैं, हम कहाँ देखते हैं, है ना? पूरी 12th का सिलेबस है उधर दूरदर्शन पे, रागिनी, दूरदर्शन पे कह रहा हूँ मैं। दूर चलो, खैर, हाँ, तो a subset of culture, political culture refers to the shared values, beliefs, attitudes that shape how citizens interact with their political system। आपका पॉलिटिकल कल्चर बताएगा कि आप सरकार से क्या डिमांड करने वाले हो, क्या कहने वाले हो, क्या मांगने वाले हो, ठीक है? प्रोमिनेंट वर्क क्या है? द सिविक कल्चर, ठीक है? इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्स वीबर्स टाइप्स ऑफ आइडियल्स एंड ईस्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल, उन्हीं सबसे इन्फ्लुएंस्ड है। और गैब्रियल आर्मेंट का भी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच थी, उसका भी इन्फ्लुएंस इसमें आता है। फिर फाइनली गैब्रियल आर्मेंट और वर्बा, ये दो स्कॉलर्स थे, इन दोनों ने मिलके 4 मेजर टाइप के कल्चर्स बताए हैं पूरी दुनिया में। एक बताया है पार्टिसिपेंट कल्चर, 4 बता के मैंने 3 ही क्यों लिखे हैं तो हो सकता है मैंने गलत टाइप कर दिया ऊपर 4 कल्चर्स। पहला कल्चर आता है पार्टिसिपेंट कल्चर, जिसके अंदर सिटीजन्स दे डू अंडरस्टैंड एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड वॉलंटरी एसोसिएशन। इनका मानना ये है कि टू मच इज बैड बिकॉज इट लीड्स टू मोबोक्रेसी, भीड़ का रूल हो जाता है। भीड़ का रूल कैसे हो जाता है? आज भीड़ तुम्हें मार दे पीट पीट के, तुमको कुछ, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तुम तो खैर मर ही गए, तुम्हें तो क्या मिलेगा? तुम्हारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। क्यों? किसको अरेस्ट करोगे? मॉब लिंचिंग इज व्हाई सच एन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत पेनफुल इश्यू क्यों है अभी भी? देयर इज नो एक्ट अगेंस्ट मॉब लिंचिंग अभी भी। आप नहीं परपेट्रेटर्स को ना तो ढूंढ सकते, ना पकड़ सकते, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर वो है जो ये मानता है कि सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट इन अ लिमिट, बहुत ज्यादा नहीं। अगर ये बहुत ज्यादा करते हैं तो इट लीड्स टू मोबोक्रेसी विच इज बैड फॉर द पॉलिटिकल कल्चर। सेकेंड आता है सब्जेक्ट, जहां पे क्या होता है, सिटीजन्स दे एक्ट एज सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स की तरह एक्ट करते हैं, दे लार्जली ओबे, और बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? सीइंग देमसेल्व्स नॉट एज पार्टिसिपेंट्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेस बट एज सब्जेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे आप ये मान लो 19th सेंचुरी का इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, अपने आप को सब्जेक्ट्स के तौर पे देखते हैं, पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत कर देते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने मांग लिया सती अबोलिशन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मांग लिया विडो मैरिज पे एक्ट, थोड़ा बहुत कोई इक्का दुक्का कर रहा है पार्टिसिपेट, वरना अपने आप को हम ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, है ना? उस तरीके से देखते हैं। और तीसरी आती है पेरोशियल, जैसे भी तुम इसको बोलना चाहो, जिसमें ना तो सिटीजन्स को कोई नॉलेज है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की, ना ही कोई इंटरेस्ट, ठीक है? ना ही कोई इंटरेस्ट है।
इनको थोड़ा बहुत पता होता है कि हाँ कोई सरकार है, जैसे सेंटिनल आइलैंड्स के ट्राइबल्स, ठीक है, करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहते, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, रॉबर्ट पटनाम की किताब है बोलिंग अलोन, ठीक है, बोलिंग अलोन, मतलब बेसिक सब्जेक्ट तो क्या था कि यूएस के अंदर कैसे सोशल कैपिटल इज डिक्लाइनिंग। सोशल कैपिटल क्या होती है, व्हाट इज सोशल कैपिटल, उसमें मत पढ़ो, नाम से तुम्हें क्या समझ आ रहा है? कैपिटल क्या होता है, कैपिटल 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 एक्ट्स एज असेट, कैपिटल को असेट के तौर पे देख सकते हो, जहां पे सोसाइटी एक्ट्स एज एन असेट, जहां पे सोसाइटी आपको कुछ पॉजिटिव दे रही है, कुछ कुछ प्रोड्यूस कर रही है, अच्छा कुछ प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ये रॉबर्ट पटनाम की जो किताब है बोलिंग अलोन, इसके अंदर उसने क्या बताया कि कैसे यूएस के अंदर सोशल कैपिटल डिक्लाइन कर रहा है। सोशल कैपिटल डिक्लाइन करने का मतलब है अब सोसाइटी इज नो लॉन्गर पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल कल्चर, उस तरीके से, ठीक है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि यूएस की सबसे बड़ी पावर ही उसका सोशल कैपिटल रही है हमेशा से। वहां के लोग एक्टिव बहुत है पॉलिटिक्स में। हमने एक दिन एक और क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि हाउ यूएस पीपल, उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट भी होता है उनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट, क्योंकि उनके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो सोशल कैपिटल ब्रॉडली डिफाइंड एज द कनेक्शंस एंड नेटवर्क्स अमंग पीपल इज सीन एज वाइटल फॉर अ फंक्शनिंग सोसाइटी। पटनम ने क्या आर्ग्यू किया है कि डिक्रीज सोशल एंगेजमेंट, रिड्यूस ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, करप्शन हो चाहे कुछ भी हो, हमें पता है कि हम कुछ भी कर ले यार, सरकार में कुछ बदलने नहीं वाला, तो हमारा ट्रस्ट भी खत्म होने लगता है, एंड अ राइज इन इंडिविजुअलिज्म have led to a decline in social capital with negative consequences for various aspects of life including political participation। आपका भरोसा उठ जाएगा, आप पार्टिसिपेट भी नहीं करोगे। कम्युनिटी वेलबींग, आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप डिमांड नहीं करोगे, आपकी कम्युनिटी का वेलबींग आप इंश्योर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली रूल तो वही देंगे ना। एंड ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी। इतना समझ आया? तीन एलिमेंट यहां से उठा लो। तीन तरीके के पॉलिटिकल कल्चर होते हैं, पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट और पैरोकियल, और इसके अलावा रॉबर्ट पटनम का सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट उठा लो। चार चीजें समझ आई? इन चार चीजों से हम बिल्ड करेंगे ये। समझ आया? कोई दिक्कत? चलो, अब इन चारों चीजों में, अब तुमने ये तीन तरीके कल्चर्स पढ़े, पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट और पैरोकियल, क्या लगता है तुम्हें विच कल्चर इज बेस्ट फॉर फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी या पॉलिटिकल कल्चर? पार्टिसिपेंट। इससे कैसे रोकोगे? मोमोक्रेसी से कैसे बचाओगे अगर पार्टिसिपेंट कल्चर है तो मैंने तुमसे पूछा क्या? मैंने तो तुमसे ये पूछा कौन सा बेस्ट है, क्या मिक्स्ड, पार्टिसिपेंट भी हो, सब्जेक्ट भी हो, पैरोकियल भी हो, ऐसा क्या मतलब? तो जो पैरोकियल होंगे, आपको नहीं लगता दे विल बी डोमिनेटेड, या उनके नीड्स को तो जस्ट शैडो कर दिया जाएगा फ्रॉम द बाय द पार्टिसिपेंट नीड्स? भाई पार्टिसिपेंट के जो नीड्स होंगी या डिमांड्स होंगी वो तो हाईलाइट हो जाएंगी, उन पे तो रूल भी आ जाए सब। जो पैरोकियल वाले उनकी डिमांड्स और होता नहीं फिक्स है। Participant democracy leads to situations such as in Bangladesh and Nepal. कैसे बचाओगे? सोनम मीनू बताओ कौन सा कल्चर बेस्ट? ये तुम बोलते हो बोरिंग है, फिर अब ये इसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बाय इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन। सोनम मीनू कौन सा बेस्ट है? इसको चार नहीं है, तीन है, ठीक है, इसको तीन कर देना। सब्जेक्ट एंड पैरोकियल, ये क्या? हाँ, तो इन्होंने फर्दर आर्ग्यू किया, गैब्रियल आर्मंड ने बोला कि सिविक कल्चर इज बेस्ट। चार ही है वो, चार कैसे? तीन तो वहां इंट्रोड्यूस कर देना, सिविक कल्चर। सिविक कल्चर इज बेस्ट। आर्मंड्स और वाबा का कोर आइडिया ये है कि डेमोक्रेसी बहुत स्टेबल होती है सोसाइटी में जहां पे सब्जेक्ट और पैरोकियल एटीट्यूड एक एक बेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब मिक्स्ड होना चाहिए। ये मीनू ने मेरे को लग रहा है पढ़ लिया होगा सोनम ने। सिविक कल्चर का मतलब क्या है? थोड़ा सा पैरोकियल हो, थोड़ा सा पार्टिसिपेंट हो, थोड़ा सा सब्जेक्ट हो, ठीक है, इसको बोलेंगे सिविक कल्चर। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने गलत थोड़ी बोला। So in this ideal combination, the citizens are sufficiently active in politics to express their preferences to rulers, but not so involved as to refuse to accept decisions with which they disagree. ये बहुत काम की लाइन है। इतने पार्टिसिपेंट होने चाहिए कि डिमांड कर लें,
है ना? इतने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए कि डिमांड कर लें। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, इतने पार्टिसिपेंट होने चाहिए कि डिमांड कर ले, लेकिन इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए कि अगर कोई सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आती है जो ग्रेटर गुड के लिए है, लेकिन ये एग्री नहीं करते तो उससे डिसएग्री कर दे और प्रोटेस्ट कर दे, बांग्लादेश नेपाल बना दे। नेपाल में सरकार रिकॉर्ड हाँ हाँ वो तो ठीक है, वो कहानी नहीं उसकी अलग है, वो अभी हमें नहीं पता ना डिटेल में क्या हुआ, मतलब हमें तो पता, तुम्हें नहीं पता है कि डिटेल में क्या हुआ है। वो शुरुआत कैसे हुई थी ये देखो ना आप। वो जो इनिशियली किया गया, इट वाज अ सिमिलर कंडीशन लाइक फार्म बिल्स, इंडिया में जो फार्म बिल्स वाला हुआ ना, कुछ कुछ वैसा ही था। करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, वो सब है, वो सब चल रहा है, बट हाँ तो वही वही मैं कह रहा हूँ कि वो इन एसेंशियल, अगर तुम उस जिस वजह से ये जो ट्रिगर था नेपाल प्रोटेस्ट का, अगर तुम उसको मतलब ऐसे देखोगे ना, सिर्फ अकेले आइसोलेशन में अगर उसको देखोगे, तुम्हें इतना गलत नहीं लगेगी। हाँ वो तो सब था, वो तो मैं मानता हूँ, वो था, वो है ना, वो तो अब भी रहेगा, अब हमेशा रहेगा। लेकिन जो एक्चुअल में जिस पॉलिसी ने ट्रिगर का काम किया, तो वो वाकई बुरी थी कि वाकई मतलब ठीक थी, वो देखना पड़ेगा। हाँ गवर्नमेंट कह रही है, हमारी नहीं उनकी। चलो चलो इधर आगे आ जाओ। हाँ तो इतने भी ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं होने चाहिए दैट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिसीजंस विद व्हिच दे अग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। Does the civic culture resolve the tension within democracy between popular control and effective governance? ठीक है, सरकार जो ला रही है वो मान भी लेंगे और फिर डिमांड भी कर लेंगे, मतलब हंगामा नहीं करेंगे। In Almond and Waugh study, Britain, and to a lesser extent the United States, come closest to this ideal. दोनों ही कंट्रीज में citizens felt that they could influence the government. ठीक है, आप गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करने के लायक पॉलिटिकल कल्चर होना चाहिए, बट गवर्नेंस को या सिस्टम को या स्टेट को मतलब कंप्लीटली कोलैप्स कर देने लायक पावर नहीं होनी चाहिए सर सिविल सोसाइटी में, ये कहना चाहते हैं बेसिकली। क्रिटिसिज्म क्या है, एक ही डिटर्मिनेंट है बस। ठीक है, सिविक कल्चर तीनों का मिक्स्ड है ना, पेरोकियल भी है, पार्टिसिपेंट भी है, सब्जेक्ट भी है। सारे ही पेरोकियल हो गए तो कुछ डिमांड नहीं करेंगे, सारे ही सब्जेक्ट हो गए तो फिर एक कॉलोनियल गवर्नमेंट या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में कोई फर्क ही नहीं है, और सारे ही पार्टिसिपेंट हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे, हर चीज को अपने दम पे चलाने की कोशिश करेंगे, और भीड़ मैनिपुलेट भी अच्छा होती है। ठीक है, तो वो मोबोक्रेसी बन जाएगी, मॉब का रूल हो जाएगा। तो सिविक कल्चर क्या है, तीनों का मिक्सचर होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। पार्टिसिपेंट वाला अपने डिमांड्स प्रेजेंट कर देगा, सब्जेक्ट वाला चुपचाप मान लेंगे, पेरोकियल वाले तो है ही बस। ठीक है, उस तरीके से तीनों का मिक्सचर होना चाहिए कि मोबोक्रेसी भी ना हो जाए, गवर्नेंस भी स्मूथ चलता रहे, और लोगों की डिमांड भी सरकार तक पहुंचती रहे। क्रिटिसिज्म क्या बनता है, कल्चर के अलावा बाकी चीजें कहाँ है ना? ये बोल रहे थे कि वो सिस्टम्स कल्चर को इग्नोर करते हैं, इन्होंने कल्चर के अलावा कुछ लिया ही नहीं। ठीक है, बेस्ड ऑन सिंगल डिटर्मिनेंट, बहुत नैरो है। पॉलिटिकल कल्चर डायनामिक है, हर साल बदलता रहता है, मॉडल कैसे तैयार करोगे उसको? पॉलिटिकल कल्चर तो हर साल बदल जाता है, हर 6 महीने में बदल जाता है। ठीक है, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ वेस्ट जर्मनीज गवर्नमेंट मेड दैट कंट्री सिटीजंस एम्ब्रेस डेमोक्रेसी, वेयर आज ब्रिटेन के अंदर जब इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ तो ब्रिटेन ज्यादा सिनिकल हो गए पॉलिटिक्स को लेकर। कल्चर का मैं बता रहा हूं अलग अलग इंपैक्ट कैसे है। एक तरफ ब्रिटेन में जब इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ तो उन लोगों ने डेमोक्रेसी की तरफ हो गए। ठीक है, मतलब उनका ये था कि ये जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ है ये सरकार की वजह से हुआ है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए सिस्टम को। ब्रिटेन तो डेमोक्रेसी ही था, ब्रिटेन तो डेमोक्रेसी ही था। वहां पे जब इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ तो ये जो ब्रिटिश लोग थे इनको लगा कि यार ये पॉलिटिक्स ना थोड़ा सा ऐसी है, बेकार है, तो ज्यादा सिनिकल हो गए वो पॉलिटिक्स की तरफ। तो कैसे कैसे तुम एक ओवरऑल मॉडल बना सकते हो, एक यूनिवर्सल मॉडल बना सकते हो बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कल्चर। सिमिलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, सिमिलर टाइप की सोसाइटी अलग डिमांड कर सकती है सेम सिचुएशन में। जैसे इकोनॉमिक डिक्लाइन में जर्मनी और ब्रिटेन की डिमांड्स कंप्लीटली अपोजिट थी एक दूसरे के। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। मान लो तुम अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हो और तुम बोलोगे नहीं नहीं हम जो है हमारे वोट से सरकार बदल देंगे, और वो जो सरकार हम जो लेके आएंगे, हम जो सरकार लेके आएंगे वो हमें रोजगार देगी। पॉलिटिकल कल्चर एक टाइप का। एक तुम अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत परेशान हो, यार वोट तो किसी को भी कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट तो कहीं जाना नहीं है, हम नहीं दे रहे वोट।
क्या फायदा होगा, क्या बदल जाएगा, तुम वोट देने ही नहीं जाओगे। पॉलिटिकल कल्चर, डिटर्मिनेंट सेम था, आते तुम सेम कल्चर से हो, है ना, रास्ते अलग हो गए। ठीक है, तो यही बताता है। फिर आलमंड बाबा ने क्या किया 1980 में, इसको अमेंड कर दिया, थोड़ा सा अपनी अप्रोच को चेंज कर दिया। और बहुत सारे ऑथर्स ने, इनके साथ साथ बहुत सारे ऑथर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि पॉलिटिकल कल्चर इन ईच ऑफ देयर सब्जेक्ट कंट्रीज वाज अंडरगोइंग अ मेजर चेंज, लिटल ऑफ व्हिच वाज प्रेडिक्टेबल। ये इन्होंने अपनी जो किताब दी थी ना, सिविक कल्चर रीविजिटेड, पुरानी किताब तो ये थी, सिविक कल्चर। ठीक है, फिर इन्होंने 1980 में एक नया एडिशन निकाला था, सिविक कल्चर रीविजिटेड। उसके अंदर इन्होंने माना कि पॉलिटिकल कल्चर बहुत डायनामिक होता है और उसके अकॉर्डिंग हम एक यूनिवर्सल मॉडल नहीं बना सकते। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत? पॉलिटिकल कल्चर मॉडल। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। हाँ, कर लेते हैं, ये हो जाएंगे, दोनों तीनों ही हो जाएंगे, फटाफट कर देते हैं। चलो, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। पॉलिटिकल कल्चर समझ आ गई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। सिविक कल्चर क्या होता है और क्यों अच्छा है सिविक कल्चर, फिर कमियां क्या थी, ये सब समझ आ गया? चलो, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। अगेन अप्रोच, ऑब्जेक्टिव, कंटेक्स्ट वही है कि भैया डेवलपिंग एरियाज के लिए कुछ बना दो। क्यों डेवलप्ड एरियाज में टेंशन क्या है, वहां तो डेमोक्रेसी चल रही है ना, तुम्हारे लिए हो रही है इतनी मेहनत, डेवलपिंग एरियाज वालों, गरीबों, तुम्हारे लिए हो रही है ये मेहनत। इश्यूज क्या है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इनएडुकेट सिस्टम्स अप्रोच, जनरल है, कल्चर अप्रोच बहुत नैरो है, वो सारे क्रिटिसिज्म को दूर करती है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। देखते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ पावर, पॉलिटिकल से आ गया पावर, और सोशियोलॉजी से आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, स्टेट्स एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटीज का आपस में रिलेशन, सोसाइटीज का स्टेट के साथ रिलेशन, और उनके बीच की पावर डायनामिक्स, ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। एरिस्टोटल ने पहली बार बात की है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की, ही इज आल्सो द फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, लाइक 1000 अदर सब्जेक्ट्स, है ना। ये स्कॉलर्स लाइक रजनी कोठारी, एंड्रे बेटिल, दे आल्सो ट्राई टू अंडर, जैसे इन्होंने बहुत रजनी कोठारी ने स्पेशली इंडिया में कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में ढूंढने की कोशिश की है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का एग्जांपल देता हूं तुम्हें। यूपी से कौन है? कोई नहीं है? अरे क्या, मायावती, मायावती की बसपा, बसपा ही है ना मायावती, बहुजन समाज पार्टी। 5 बार चीफ मिनिस्टर रही है वो यूपी की। ठीक है, 5 बार वो चीफ मिनिस्टर रही है उत्तर प्रदेश की, यूजिंग कास्ट। कास्ट, उनकी जो पॉलिटिक्स थी, इट वाज बेस्ड ऑन कास्ट पॉलिटिक्स। खुद दलित है मायावती, खुद दलित उससे आती हैं, और उन्होंने उसी चीज को इशू बनाया। और हमें पता है कि जो जो बैकवर्ड कास्ट है उनकी पॉपुलेशन ओवरऑल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन हो जाए ना तो लोग जहर खा के मर जाएंगे, फांसी खा लेंगे लोग। ठीक है, हमारे देश में करीबन 75 से 80% पॉपुलेशन बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है ना। लेकिन जनरल सीटें कितनी है? 50%, 60%, 60% प्लस। 15% एसटी का है, 7% सॉरी 15% एससी का है, 7.5% एससी का है, और 27 ओबीसी का है। बाकी जो सब बचा, इट्स ओपन फॉर जनरल। तो अरे ईडब्ल्यूएस में जनरल वाले नहीं आ जाते क्या? इन कास्ट वालों के तो बनता ही नहीं है ना ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए ही होता है, बट इट्स ओपन फॉर देम, राइट। तो ईडब्ल्यूएस किसका है? तुम्हें कौन सा गरीब दिखाओ मेरे को ईडब्ल्यूएस वाला। सब अमीरों ने बनवा रखे हैं जिनके 4-4 मंजिल घर है गुड़गांव में, है ना। नहीं, आपकी नहीं कह रहा मैं, गुड़गांव में जिनके घर, उनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना। तो ऐसा कर रखा है लोगों ने। तो फिर भी अगर ओवरऑल देखो तो 15-17% पॉपुलेशन के लिए 50% सीटें हैं ना। उल्टा कर दे, एक दिन तुम उल्टा करके देख लो। मान लेते हैं एससी की पॉपुलेशन देश में 15% है, 30% सीटें सिर्फ एससी के लिए रिजर्व कर दो, और देखो अगले दिन क्या होगा देश में, है ना। तो वही वही चीज है। तो आप यही सोसाइटी में जो पावर इक्वेशन चलती है, इन्हीं का जब रोल देखते हो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ पावर डायनेमिक्स, उसी को कहते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। इंडिया में पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट रही है रजनी कोठारी, इन्होंने कास्ट का रोल देखने की कोशिश की थी इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर हम और अभी देखें तो कार्ल मार्क्स इज आल्सो अ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट स्कॉलर। कैसे?
कार्ल मार्क्स ने क्या उठाया, क्लास उठा ली ना उसने। प्रोलेतारियत भी क्या है भाई, क्लास ही तो है, तो उस क्लास का रोल उन्होंने वहां पे देखा। He argued that politics is the part of superstructure. Understanding the basic structure of the society is required. क्योंकि वो याद है ना, नीचे बेस होता है, ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होता है, उस पे सब कुछ बेस्ड है, वो सब तुम कार्ल मार्क्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, उसने कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिटिक्स ऑफ क्लासेस का। इसके अलावा मैक्स वीबर है, मैक्स वीबर ने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, मार्क्स बस बोलता है कि इकोनॉमिक से डिसाइड होता है, मैक्स वीबर इज आल्सो मार्क्सिस्ट, लेकिन वो थोड़ा सा अलग दिशा में जाता है। बिहेवियरलिस्ट क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को साइंटिफिकली पढ़ेंगे। क्या है मतलब बेसिक फंडा क्या है, रोल ऑफ कास्ट, क्लास, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, रेवोल्यूशंस, मूवमेंट्स, वोटिंग बिहेवियर, नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, इन सब का रोल देखना इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। सिंपल है, कोई दिक्कत? लेकिन धीरे धीरे लोग पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से हटने लगे। क्यों? धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट नहीं रहेगा, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का एक सब डिसिप्लिन बन के रह जाएगा। इसीलिए लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। भाई ऐसा हो जाता है ना, सब्जेक्ट अपनी आइडेंटिटी खो देता है। तुम सोशियोलॉजी के अंदर ही पढ़ने लग जाते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को। ठीक है, तो इसलिए इसको लोग पॉलिटिकल साइंस में स्टार्ट टू लूज इट्स इंडिपेंडेंट स्टैचर एंड कुड बी रिड्यूस्ड टू अ स्टडीड एज सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी ओनली। तो उसकी आइडेंटिटी पे बात आ गई, तो इसलिए पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच धीरे धीरे रिजेक्ट होने लगी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी रिड्यूसेस पॉलिटिक्स टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन सोसाइटल फैक्टर्स। क्या हुआ? सोनम, मीनू, आपको आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, तो इट्स वर्किंग। रिकॉर्ड नहीं क्यों नहीं हो रहा होगा? रिकॉर्ड हो रहा होगा, मेरी आवाज तो कर रहा है ना रिकॉर्ड, चाहे माइक के थ्रू करे चाहे डायरेक्ट माइक से कर ले। कनेक्ट हो गया वो? उसको बंद कर। मीनू, सोनम, आवाज ठीक आ रही है मेरी? बोलो, दोबारा बोलो, आवाज ठीक आ रही है? नहीं आ रही क्या? आ रही है, चलो। हाँ, तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का ये जो अप्रोच है, इसने क्या बोला, सोसाइटी के अंदर जितनी भी चीजें होती है, मूवमेंट, रिवोल्यूशंस और क्लास और कास्ट और रिलीजन और इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग पॉलिटी चलती है, ऐसा बोला ना इसने। यानी कि पॉलिटी का, स्टेट का, गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का, पॉलिटिकल सिस्टम का अपने आप को इंडिपेंडेंट वजूद ही नहीं है। भाई कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी तो होगा, कोई अपनी आइडेंटिटी भी तो होगी पॉलिटिकल सिस्टम की। क्या इन्हीं चीजों से चलता है ये सब कुछ? तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ने पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट किया, इसलिए पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स ने इस अप्रोच को धीरे धीरे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। ये तो भाई और कुछ बता ही नहीं रहे हैं, सोसाइटी पे ही बेस्ड होता है सब कुछ, इनका कहना तो ये है। सब लोग अपने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं ना, तो वो चलता है। ठीक है, लीडर्स लाइक नेहरू, नासिर लेड टू बिग चेंजेस इन द सोसाइटी अंडर देयर स्टेट लीडरशिप। इजिप्ट के थे ना नासिर, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, क्यों नहीं पता? ये बेलग्राड कॉन्फ्रेंस 5 लोगों ने साइन की थी, किसने? उसमें नहीं थे नासिर। तो नेहरू और नासिर ने अब देखो, ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी मॉडल क्या बोलता है, सोसाइटी पॉलिटिक्स को चेंज करती है, यही कहता है ना। नेहरू और नासिर ने पॉलिटिक्स से सोसाइटी को चेंज किया, मतलब बहुत सारे चेंजेस लेके आए सोसाइटी में। उल्टा हो गया ना। ठीक है, अगर ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच कंप्लीटली सही होती तो तुम्हारी सरकार वर्ण सिस्टम के हिसाब से चल रही होती आज। वर्ण सिस्टम इज अ सोशल फैक्टर, अगर वो डोमिनेंट होता इतना ज्यादा तो तुम्हारी सरकार वर्ण सिस्टम के आधार पे चल रही होती। आर्मी में सारे क्षत्रिय होते, है ना, उधर रूलर्स में ब्राह्मण, ये बैठे होते ब्राह्मण और क्षत्रिय, समझ रहे हो? उस तरीके से पढ़ा सिर्फ पंडित ही रहे होते। ठीक है, उस सेंस में अगर सोसाइटी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता तो कई बार क्या होता है, पॉलिटिक्स ऑल्सो चेंजेस द सोसाइटी, नॉट एसेंशियली ऑलवेज वाइस वर्सा। ठीक है, अंबेडकर की सारी पॉलिटिक्स इज एम्ड एट चेंजिंग द सोसाइटी, नॉट चेंज्ड बाय द सोसाइटी। समझ रहे हो? तो इस वजह से ये अप्रोच धीरे धीरे फ्लॉप हो गई। समझ आया?
एक और स्कॉलर है थीडा स्कॉकपोल, इन्होंने बोला ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन, नारा है ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, इन सब की बात किए जा रहे हो, पॉलिटिकल सिस्टम को भूल गए हो, स्टेट को भूल गए हो। तुम्हें तो अब जैसे तुम एक एग्जांपल लो, हमने अब तक जितना भी पढ़ा 2-3-4 क्लासेस में, तुम्हें कहीं पे भी नजर आया कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं? हम कभी सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, कभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कभी क्या देख रहे हैं, कभी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कभी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो? पॉलिटिकल साइंस टॉक्स अबाउट स्टेट, पढ़ रहे हो स्टेट को? नहीं पढ़ रहे ना। थीडा स्कॉकपोल ने बोला कि तुम स्टेट को वापस लेके आओ, पहले पॉलिटिकल साइंस में फालतू बातें करने लग गए हो सारे, ठीक है, स्टेट को वापस लेके आओ। Bringing the state back in का नारा था। It is essential to retain the centrality of the state to preserve the identity of the discipline of political science. This resulted in the emergence of neo-institutionalism. ठीक है, इंस्टीट्यूशनलिज्म पुराने वाला स्टेट को सेंटर पे रखता था, फिर ये सारी अप्रोचेस आ गई है जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, इन सारी अप्रोचेस ने स्टेट को पीछे कर दिया, बाकी सबको। नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या था? फिर से स्टेट को वापस लाना, सेंट्रलिटी। समझ आया? अब देखते हैं नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है। नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म कुछ नहीं है, पहले सिर्फ इंस्टीट्यूशन की बात होती थी। दिक्कत क्या हो जाती थी? जो अंबेडकर का कहना था, इंस्टीट्यूशंस को चेंज कर दोगे, लोगों को कैसे चेंज करोगे? नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म बोलता है इंस्टीट्यूशंस को भी चेंज कर दो, रिफॉर्म कर दो, और बिहेवियरलिज्म से लोगों को भी चेंज कर दो। समझ आया? नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म इज इंस्टीट्यूशनल प्लस बिहेवियरलिज्म। इंस्टीट्यूशनलिज्म का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था, वो बिहेवियरलिज्म को कंप्लीटली इग्नोर करता है, वो लोगों के बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर को कंप्लीटली इग्नोर करता है। नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म में पॉलिटिकल बिहेवियर को ऐड किया गया इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर, और नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म निकल के आया। समझ आया? कोई डाउट? कंटेक्स्ट टू रिटेन द इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये तो हमने पढ़ाई। थीडा स्कॉकपोल, ये जो नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म है ना, इसकी चीफ स्कॉलर यही है, इन्होंने ही शुरुआत की थी। Assumption: actors are not free, constrained by the institution they operate in. अच्छा, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का एग्जांपल ले लो। सोसाइटी बोल रही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग दलितों से ही कराओ, हो भी रही है, लेकिन वो बोल भी रही है मैनुअल स्कैवेंजिंग दलितों से ही कराओ। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच के अकॉर्डिंग लॉ क्या आएगा अगला? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द नेक्स्ट लॉ? इनपुट के अकॉर्डिंग आता ना आउटपुट। इनपुट ये है कि दलितों से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराओ, तो क्या लगता है तुम्हें अगला आउटपुट क्या आएगा? एक ऐसा लॉ आएगा जो क्या बोलेगा? मैनुअल स्कैवेंजिंग विल ओनली बी परफॉर्म्ड बाय दलित्स। ट्रू? मैं भूल गया मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्या बात कर रहे थे हम इससे पहले? थीडा स्कॉकपोल, नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म। हाँ, एक्टर्स आर नॉट फ्री एंड कंस्ट्रेंड बाय द इंस्टीट्यूशन दे ऑपरेट इन। लेकिन मान लो कि हमारी सोसाइटी अगर इनपुट के तौर पे ये दे भी रही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग विल बी डन बाय दलित्स ओनली, और स्टेट ऐसा लॉ लेके आता है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, लेकिन क्या वो ला पाएगा स्टेट हमारा देश? नहीं ला पाएगा ना, बिकॉज इट इज बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करवा देगा जो कि इक्वालिटी के खिलाफ हो या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट करता हो, आर्टिकल 15 है ना। तो वो जो स्टेट है, स्टेट एज एन एक्टर, सोसाइटी एज एन एक्टर, दे आर बाउंड बाय द एनवायरमेंट दे लिव इन, दे आर बाउंड बाय द इंस्टीट्यूशंस दे ऑपरेट इन। समझ आ रहा है? ये कहना है थीडा स्कॉकपोल का कि माना ये फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ ये फैक्टर्स डिटरमाइन नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहने वाला है। जो इंसान उस इंस्टीट्यूशन में होता है वो भी उसको रोकता है, वो उसको रिस्ट्रेन करता है कि आप ये एक्टिविटी इस लिमिट में ही कर सकते हो, चाहे आपका पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कुछ भी कह रही। समझ आया? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट किताब है इसमें, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म बाय मैनकर ऑल्सन। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं, जैसे हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म बताया है कि कैसे पुराने इंस्टीट्यूशन काम किया करते थे, क्या लेगेसी कैरी किया करते थे। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म एनालाइजेस हाउ इंडिविजुअल्स एक्टिंग स्ट्रेटेजिकली विद इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क परस्यू देयर इंटरेस्ट। एक्टर्स रैशनल होते हैं, बेसिक कहानी यही है कि एक्टर्स रैशनल होते हैं। और सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या कहता है कि एक्टर्स रैशनल नहीं होते, उनका जो बिहेवियर है वो सोशो कल्चरल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। 3 अप्रोचेस दे रखे हैं। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म कि एक्टर्स जिस इंस्टीट्यूशन में हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं, बट दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर हिस्ट्री। एनसीईआरटी के अंदर चेंजेस। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, एनसीईआरटी इज एन इंस्टीट्यूशन,
उसने चेंज किया हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज अकॉर्डिंग टू देम, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म बोलेंगे इसको। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, इनका मानना ये है कि एक्टर्स आर रैशनल। सुप्रीम कोर्ट का जज इंडिपेंडेंट है, कोई नहीं आएगा, तो उनका मानना क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज जुडिशियल अथॉरिटी इज वर्किंग विद अ रीजनेबल इंटेंट, इसको बोलेंगे रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है, और लास्ट सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, कि एक्टर्स रैशनल नहीं होते, उनका बिहेवियर जो है सोशो कल्चरल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि एक हिंदू पॉलीगैमस मैरिजेस के अंदर इन्वॉल्व हो तो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएंगी ना, क्यों? क्योंकि हिंदू कल्चर मान लेते हैं कि नहीं अलाउ करता, पहले तो करता था पर अभी मान लेते हैं कि सोसाइटी नहीं अलाउ करती, तो उसने लेके आया, वो उस पॉलिटिकल कल्चर से इन्फ्लुएंस भी हुआ लॉ कि वो फेरे ले लोगे तो शादी वैलिड है, लेकिन उसने अपना स्टेट भी घुसा दिया, अपना लीगल भी घुसा दिया। कैसे कि पॉलीगैमस मैरिजेस होंगी तो नहीं अलाउड होगा, वहीं इस्लाम में अलाउड है। ठीक है, तो एक्टर्स रैशनल होने के साथ साथ दे आर ऑल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशो कल्चरल फैक्टर्स। ये तीनों समझ आया इस बुक के अंदर, मैनकर ओल्सन की न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में डिस्कस किया हुआ है तीनों फैक्टर्स। कोई दिक्कत? तो ये थी आपकी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में कोई डाउट है किसी को? सोनम, मीनू, कुछ पूछना है? हाँ, अब तुम लोग अपने डाउट्स पे आओ। आज इतना ही करेंगे, वो बाकी के 2 मॉडल्स कल करेंगे। अच्छा, एक तो डाउट था एरिस्टोटल्स की स्टडी में, पॉइंट नंबर सी देख लेते हैं। कहाँ है एरिस्टोटल? पॉइंट नंबर सी का पॉइंट नंबर 3, बाय क्लास स्ट्रक्चर एंड इसने डेटा एनालाइज किया था ना, ये कुछ क्राइटेरिया लेके कि वो क्लास स्ट्रक्चर क्या है, वहां का पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है उन क्लासेस के अंदर। तो वही है वो क्लास स्ट्रक्चर, जैसे ग्रीक सोसाइटी के हिसाब से मास्टर्स और स्लेव्स हैं, तो मास्टर्स और स्लेव्स के अंदर एक पावर्स कैसे डिवाइडेड है, फिर वहां पे एथनिक बेस पे भी डिफरेंशिएशन होता था, तो वहां पे भी क्लासेस डिवाइडेड होती, तो उन क्लासेस के बीच में कैसे पावर्स डिवाइडेड है, उस हिसाब से उसने स्टडी किया एरिस्टोटल। समझ आया मीनू? ये वाला पॉइंट समझ आया? सेकंड डाउट पे आता हूं। ठीक है, और हिंदू होकर भी लोग 2 शादी कर लेते हैं, फिर क्या लीगल तो नहीं होती? वो लीगल तो नहीं होती, कर लेते हैं, लीगल तो नहीं होती। ठीक है, अनलेस उनका उनका कुछ मतलब कुछ कल्चरल ऐसा कुछ ट्राइबल है, ये जल्दी वजदी टाइप का है ना, वो हट्टी मैरिजेस ऐसा कुछ है, अनलेस वो लीगल तो नहीं होती। हाँ, सो मीनू का दूसरा डाउट था अमेरिकन हेजेमनी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अमेरिकन हेजेमनी सिंपल है कि अमेरिका जब एक सुपर पावर था, कब से कब तक, 1991 से लेके 2008 तक, उस दौरान जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, उस वर्ल्ड ऑर्डर में यूएसए ही इकलौती सुपर पावर था। उस सिचुएशन को, उस पोजीशन को बोलते हैं हेजेमनी। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ तानाशाह, या फिर कोई ऐसा सार्वभौम सर्वशक्तिशाली, इसको हेजेमॉन बोलते हैं। और सोनम, आपका क्या डाउट था? इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स में अच्छा, बिहेवियरलिज्म के अंदर जो 5th पॉइंट है, यही वाला क्या? अच्छा, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये वैल्यूज वाला पॉइंट कह रहे हो ना? फिफ्थ पॉइंट है वैल्यूज, द बिहेवियरल अप्रोच डिमांड्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एथिकल असेसमेंट एंड एम्पिरिकल explanations. Behavioralists insist on this separation to make political inquiry as far as possible value free और value neutral. बहुत सिंपल है। देखो, एम्पिरिकल डेटा कुछ और कह रहा है, मान लेते हैं एम्पिरिकल डेटा बोल रहा है कि ए और बी में से ज्यादातर लोगों ने ए को चूज किया है, तो इस एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ तुम्हें एथिकल असेसमेंट भी अटैच करना पड़ेगा। एथिकल असेसमेंट देखना पड़ेगा कि वो जो कह रहा है वो एथिकली भी सही है कि नहीं। ठीक है, मेजॉरिटी अगर आदमी मार दे, एम्पिरिकल डेटा ये कहा कि उन लोगों ने प्रेफर किया उस आदमी को मारना, एथिकल असेसमेंट क्या बोलेगा कि गलत था। तो तुम्हें, अगर तुम उसके अकॉर्डिंग कोई पॉलिटिकल लॉ बना रहे हो या पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हो, तो उन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करेगा। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। एथिकल असेसमेंट या तुम्हारे एथिक्स कहां से आता है? एथिक्स कल्चर से आता है, तुम्हारी सोशो कल्चरल अपब्रिंगिंग से एथिक्स आता है, तुम्हारा अपना एथिक्स, सबका एथिक्स सब्जेक्टिव होता है, एथिक्स अलग होता है।
तुम्हारी मोरालिटी सही और गलत की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, बट एम्पिरिकल असेसमेंट क्या कहता है वो भी देखना होगा। फिर तुम्हारे हिसाब से जो सही है एम्पिरिकल डेटा कह रहा है गलत है, या इम्पैक्ट उसका गलत होता है, या आउटकम गलत आते हैं, तो दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। समझ आया सोनम? ये पहले बताओ, ये 5th पॉइंट समझ आया, ये बताओ पहले। हाँ, आप बिहेवियरलिज्म मतलब मुझे पूरा समझ नहीं। हाँ, बिहेवियरलिज्म देखो, आप अब तक इंस्टीट्यूशंस पे फोकस कर रहे थे कि भैया ये डेमोक्रेसी है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ये ऐसे काम करते हैं, ये राजा है, ये प्रजा है, ये इसको बोलेंगे इंस्टीट्यूशनलिज्म। बिहेवियरलिज्म बहुत सिंपल है, आप किसी भी थ्योरी में लेके आ सकते हो बिहेवियरलिज्म। आप साइकोलॉजी में ले आओ, पॉलिटिकल साइंस में ले आओ, है ना, डिफेंस में ले आओ, मिलिट्री में ले आओ, आर्मी में ले आओ, बिहेवियरलिज्म कहीं भी आ सकता है। बिहेवियरलिज्म का मतलब है जहां पे आप बिहेवियर को भी इंपॉर्टेंस देते हो, और वो भी एक फैक्टर होता है थ्योरीज बिल्ड करने में। पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म का मतलब, जैसे हमने जो बाइडेन और ट्रम्प का एग्जांपल देखा था कि दोनों एक इंस्टीट्यूशन पे ही बैठे हैं, पोर्टस पे, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट दोनों का बिहेवियर उन दोनों को अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए कंपेल कर रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म। तो अगर तुम उनके बिहेवियर्स इग्नोर कर दो और ये मान के बैठ जाओ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसा करता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कर रहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठने वाला इंसान कर रहा है, और प्रेसिडेंट भी कर रहा है साथ साथ में, तो तुम्हें उस चेयर की भी रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी और साथ साथ बिहेवियर की भी। ठीक है, अब समझ आ गया सोनम? बिहेवियरलिज्म, बिहेवियर को हर चीज में डाल दो आप। ठीक है, क्वेश्चन इज मॉडर्न अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ टूल ऑफ अमेरिकन हेजेमनी। अच्छा, ये पूछ रहे हो क्या? हाँ, तो ये पूरा जो डिस्कशन था वो उसी को लेके था। अलग से कहाँ पे है, कौन से पेज नंबर पे है बताओ? देखो, हाँ ये है ना, हाँ, ये हमने डिस्कस किया था, इसको हमने डिस्कस किया था ऐसे कि क्या मॉडर्न अप्रोच अमेरिकन पॉलिटिकल हेजेमनी का एक टूल है कि नहीं है। तो इनिशियल जो मेरा कंक्लूजन था वो ये था कि नहीं है, एज सच देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि ये यूरोप के बाहर भी गई है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अमेरिकन हेजेमनी का टूल होना क्या होता कि वो कुछ ऐसा मॉडर्न जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही है कि यूएस के हेजेमनी को बरकरार रखने का काम कर रही है, बट हमने देखा है कि उसके बियॉन्ड भी उसने कुछ कुछ करने की कोशिश की है। तो सिर्फ उसका ही टूल नहीं है, उसके बियॉन्ड भी वो काम कर रही है। कैसे कि पहले तो यूरोसेंट्रिक होती थी या वेस्टर्न सेंट्रिक होती थी, फिर धीरे धीरे वो ग्लोबली इंक्लूड करने की कोशिश कर रही है, वेस्टर्न मॉडल्स के बियॉन्ड गई है, वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करने की भी कोशिश करे। अब जैसे रजनी कोठारी है, शी इज ऑल्सो मॉडर्न कंपैरेटिव स्कॉलर, है ना, वो भी तो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्कॉलर है, लेकिन वो तो यूएस की हेजेमनी का तो ड्रीम परस्यू नहीं कर रही ना, वो तो इंडिया के लिए कर रही है काम। ठीक है, डीकोलोनाइजिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस एंड अडैप्टिंग टू ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। लेकिन बहुत सारे जो क्रिटिकल स्कूल है ना, क्रिटिकल स्कूल वो अभी भी यही मानता है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स इज ऑल्सो इज एसेंशियली अ टूल ऑफ अमेरिकन हेजेमनी ओनली। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हो उसको। ठीक है मीनू, मैं तो कुछ भी, मैंने तो किताब के हिसाब से लिख दिया ये कि, या जो तुम्हें लिखोगे तुम एग्जाम में, जो तुम लिखोगे कि नहीं नहीं मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ अमेरिकन हेजेमनी का टूल नहीं है, वो उसके बियॉन्ड भी कुछ है। लेकिन असलियत में तो मैं तो मानता हूं कि मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उन्हीं का टूल है ना। तो वो आप क्या मानते हो और आपके पास जस्टिफिकेशन है या नहीं, वो देखना है बस। आप समझ आया मीनू? ठीक है, तो इसके आगे हम कल करेंगे, और फिर आज का खत्म करते हैं यहीं पे। कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में डाल देना, नहीं तो कल पूछ लेना क्लास में। ठीक है, हाँ, और जो ये क्लास पूरी होने के बाद इसको जब तुम पीडीएफ वगैरह देख लोगे तो अपने क्लास का जो भी तुमने क्लास से सीखा उसको यहाँ पे ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी डाल सकते हो। ठीक है, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।